हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 को, और हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से और देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकला है। हम लोग पढ़ने के क्रम में ही देखेंगे और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 100% क्वेश्चन यहीं से आता है और काफ़ी सिंपल ढंग से पूछा जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वो 3 काम जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब का। आगे आप लोग देखिए कि हम लोगों को सबसे पहला टर्म जो जानना है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सिंपल है कि केमिकल का रिएक्शन मीन्स केमिकल्स के बीच में जो टकराव होता है जिसके कारण एक नया केमिकल बन जाता है, इसी को तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब इसी केमिकल रिएक्शन को आप फार्मूला और सिंबल की मदद से लिखते हैं तो इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल, और कुछ नहीं हम लोगों को इसमें याद रखना है। आगे आप क्या देखते हैं कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से आपका MCQ बन सकता है एलिमिनेशन के लिए। व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। मतलब दो प्रकार के चेंज हम लोग पहले के क्लास में पढ़े हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जहाँ भी होगा वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना है, पूछा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, देखिए कह रहा है VVIP, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आया है, फिर आएगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। आप जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलता है डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। एंड चेंजेज इनटू वाइट पाउडर, और बदल जाता है वाइट पाउडर में। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यह जो पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मतलब आप मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम को किससे रिएक्ट कराएं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं, तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट आता है उसमें ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाता है, तो यही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस भी कराना है तो वो अलग की विषय है, हम उसको बाद में फोकस करेंगे। तो मैग्नीशियम सिंपल हम लिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, बन गया क्या हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है और पूछा क्या है, तो पूछा यही है कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं आप तो किस प्रकार का फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो आप बोलेंगे डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है, डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा ये पूछा कि जो ये रेसिड्यू आता है लास्ट में वो किस कलर का होता है, तो वाइट पाउडर होता है। ये पूछे हुए हैं तो आप इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे कह रहा है कि वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो आपको चेंज देखने को मिलेगा स्टेट में, आपको चेंज देखने को मिलेगा कलर में, आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस भी देखने को मिलेगा, मीन्स गैस इवॉल्व हो रहा है, वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर उदाहरण क्या लिया है, तो यहाँ पर उदाहरण ले लिया है जिंक ग्रेनुल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया है। अब देख रहे हैं तो Zn+ H2SO4, यही तो रिएक्शन हुआ होगा। तो यही रिएक्शन होगा, पहला केमिकल जिंक, दूसरा H2SO4, और इसको रिएक्ट कराया होगा तो ZnSO4 बना होगा और H2 रिलीज हो गया होगा। इसको रिएक्शन कराया होगा तो ZnSO4 बना होगा और H2 गैस रिलीज हुआ होगा, यही तो रिएक्शन हुआ होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या क्या चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चेंज इन स्टेट देखने को मिल सकता है, चेंज इन कलर देखने को मिल सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। तो बात समझ रहे हैं इतना, तो यही इस चैप्टर में कह रहा है। अब केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। पता है, अभी हम लोग रिएक्शन किए हैं। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अब इसको इस सेंटेंस के रूप में लिखिए पूरा, मैग्नीशियम MAGNESIUM मैग्नीशियम, OXYGEN ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा ऐसा लिखिए स्पेलिंग में, है ना। तो ये लंबा है कि नहीं, तो इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। बात समझ गया, काफ़ी लंबा है, बार बार कितना बार स्पेलिंग लिखिएगा, सब तो स्पेलिंग भी आपको नहीं पता होगा। तो ये वर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसी को जब हम लोग सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वही बन गया केमिकल इक्वेशन। तो ये वर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला एलिमेंट मेरा मैग्नीशियम है, रिएक्टेंट के साइड में दूसरा ऑक्सीजन है, तो A+B किए, AB बन गया। अब याद रखिए जो इस साइड है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ये रिएक्टेंट है, क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और जो इधर है ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दो चीज़ हो गया, दो फार, है ना, याद रखना है इतना चीज़। अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या हुआ,
तो केमिकल इक्वेशन वही हुआ, मैग्नीशियम को हम Mg में लिख दिए, ऑक्सीजन को O2 में लिख दिए, MgO को लिख दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिए। तो जब फार्मूला का यूज करके इसको हम लिख देते हैं, शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, इसी को तो केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं। और उसको क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जो पूरा नाम के साथ लिखे, स्पेलिंग के साथ लिखे, उसको वर्ड इक्वेशन कह दिए। और जब सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिए। इस टाइप का इक्वेशन जब लिखेंगे इसको केमिकल इक्वेशन कहेंगे, इसको वर्ड इक्वेशन कहेंगे। बस इतना ही समझना है इसमें। अब बैलेंस टर्म में केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, अब इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, जिंक ले रहा है, H2SO4 ले रहा है, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो जिंक सल्फेट बन जा रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। अब ये बैलेंसिंग क्या है, तो बैलेंसिंग यही है कि जब नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा आपका, मतलब रिएक्टेंट के साइड होगा, वो बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के, मतलब प्रोडक्ट के तरफ का, है ना। जितना प्रोडक्ट के तरफ होगा नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट का, वो रिएक्टेंट के तरफ का बराबर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, क्यों बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के तरफ बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के तरफ के, क्यों, क्योंकि हमको मास कांस्टेंट रखना है। हमको क्या कांस्टेंट रखना है, मास कांस्टेंट रखना है, मास कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, मास कांस्टेंट रखना है। मास क्यों कांस्टेंट रखना है, क्या है कांस्टेंट, मतलब जो रिएक्टेंट का होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के। मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के। मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक लॉ बना के हमको दिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लॉ दे दिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लॉ दिया है, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे कि इधर दो ये रिएक्टेंट हो गया, इधर दो प्रोडक्ट हो गया, इधर जितना मास होगा उतना ही मास इधर भी होगा, है ना, चेंज नहीं होना चाहिए। अब इस मास को बराबर करने के लिए हमको नंबर ऑफ एटम बराबर करना होगा। नंबर ऑफ एटम कितना, तो जिंक है एक एलिमेंट, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फाइड है, ये है, इन सब को हमको बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से बराबर किया जा सकता है। काफ़ी सिंपल होता है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब सिंपल देखो, इधर जिंक है एक, इधर जिंक है एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर हाइड्रोजन दो, इधर हाइड्रोजन दो। अब इधर देखो SO4, तो ये तो इक्वल है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर भी जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, इधर भी हाइड्रोजन दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है, सल्फेट खुद यहाँ भी है, सल्फेट यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए ApH2O देख रहे हैं, ApH2O। अब देखिए यहाँ पर सिंपल कि Ap कितना है, यहाँ पर एक है, और यहाँ पर Ap मतलब आयरन, यहाँ पर 3 है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस है, यहाँ पर 3 है आयरन और यहाँ पर आयरन 1 है। तो आप बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कम वाला को ऊपर करेंगे, घटाने का प्रावधान नहीं है, बढ़ाने का प्रावधान है। तो आप 3 को 1 नहीं बना सकते, 1 को 3 तो बना सकते हैं। तो 1 को 3 कैसे बनाएंगे, तो हम इसके पहले 3 लगा देंगे, तो 3Fe हो गया। अब आप देखिए, जब यहाँ पर 3Fe हो गया तो यहाँ पर वाटर कितना है, वाटर 2 है, और यहाँ भी 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आपका कितना है, 1 है। तो यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो लगा दिए। जब जैसे ही यहाँ पर 4 लगा दिए तो देखो ये 4H2 भी तो हो गया, H2O है। अब याद रखिएगा, ये नीचे में जब लगा हुआ हो और साइड में लगा हुआ हो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का सिस्टम है। किसका सिस्टम है, क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो 4 2 8 हो जाएगा। तब हाइड्रोजन आपका 8 हो गया, ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन 4 रह गया, तो हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ भी हम 4 लगाएंगे। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, जिसको हम फाइनली लिख देते हैं 3Fe हो जाएगा प्लस 4H2O, और क्या हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इसी प्रकार से इसको लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएंगे। अब आगे हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ये सारा बैलेंसिंग के बारे में बताया है, इतना रूल्स नहीं देखना है। अब यहाँ पर देखिए, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ETC फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एबव और बिलो द एरो, है ना। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, है ना, इन सब को एरो के ऊपर या नीचे, है ना, आपको दर्शाया जाता है या दर्शाना होता है। अब जैसे देखिए एग्जांपल दिया है कि
CO+2H2 यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये डिनोट कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए सनलाइट और क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट किया है, लिखा गया है ताकि स्पष्ट हो सके। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। अब केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, तो जो बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच वो टूटते हैं, बनते हैं, है ना, पुराने टूटते हैं नए बनते हैं। इससे क्या होता है, नया सब्सटेंस इवॉल्व होता है, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, और कुछ थोड़ी होता है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लिक्ड लाइम रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड लिया CaO, आप देख रहे हैं कि अब याद यार ये रखना है कि CaO को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा है, बन क्या जा रहा है, आपका स्लिक्ड लाइम बन रहा है CaOH ट्वाइस, और हीट रिलीज हो रहा है। तो याद रखिएगा वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगा, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब हीट रिलीज हो उसको आप लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है सच रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। न में कम्बिनेशन मैंने कंबाइन होना, जुड़ना, मिलना। तो आप देख रहे हैं इस केस में कि पहला कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा वाटर है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, ये दोनों कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट बना दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। माने A जोड़ B हो रहा है, और बन क्या जा रहा है, AB बन जा रहा है। तो ये क्या हुआ, कम्बिनेशन रिएक्शन है। ये क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कंबाइन हो जा रहा है तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, दो है यहाँ पर, तीन भी हो सकता है, और तीनों या दो कंबाइन हो जाएगा और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। इसी को हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हम नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज फॉर वाइट वाशनिंग। अब जो सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन के कारण, इसको हम लोग यूज करते हैं वाइट वाशनिंग में, चूना पोचारा कराने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट करता है किसके साथ, CO2 के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन बना है, तो CO2 के साथ रिएक्ट करता है। CO2 कहाँ से लाता है, तो एटमॉस्फेयर में जो है वहाँ से लेता है ना, और इसके कारण क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बनाता है आपकी दीवार पर, जो चूना की तरह है। अब कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ वाइट वाशनिंग एंड गिव्स अ शाइनी सरफेस। अब ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर तुरंत बन जाता है, नहीं, 2-3 दिन लगता है इसको बनने में। इट इज, यह जो बन रहा है क्या चीज़, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर, वो आपके मार्बल के कंपोजिशन से मिलता जुलता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इसका रिएक्शन यहाँ पर दिखाया है, ये रिएक्शन आप याद रख लेंगे, CaOH ट्वाइस, देख रहे हैं, इसको CO2 मिल गया, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन याद रखेंगे। अब कम्बिनेशन रिएक्शन किस प्रकार से कंबाइन होकर के तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है उसको शो कर रहा है। तो देखिए कार्बन लिया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। फिर देखिए यहाँ पर वाटर लिया, ऑक्सीजन लिया, किस प्रकार से बन रहा है। तो आप ये देख रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में 2 प्रोडक्ट कंबाइन हो रहा है, एक तीसरा बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे दिया है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मीन्स प्रोडक्ट तो बन रहा है, उसके साथ साथ हीट भी रिलीज हो रहा है। तो वैसा रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, सिंपल। अब देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का रहा है, CH4 मीथेन हो गया, ऑक्सीजन है ना, जल रहा है, ये है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हीट रिलीज हो रहा है ना। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल्स है। अब कह रहा है क्वेश्चन आपके पास कि क्या तुम ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम लोग श्वसन प्रक्रिया करते हैं वो एक्सोथर्मिक है। तो ऑब्वियस है कि है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, क्योंकि एनर्जी तो रिलीज हो रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में भी रिलीज हो रहा है। अब कह रहा है कि देखिए ग्लूकोज, जब आप भोजन खाते हैं तो भोजन लेते हैं तो वो भोजन पचता है, पचने के बाद फाइनली किस फॉर्म में आता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में आता है। अब कह रहा है कि यह ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। मतलब जो ग्लूकोज है आपका, ये देख रहे हैं फार्मूला, ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, मतलब रिएक्ट कर रहा है ना, कहाँ पे, तो सेल में। और क्या करता है, रिएक्ट करता है तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा, नया केमिकल बनेगा। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर, एनर्जी, ये तीनों चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ना आपको याद होना चाहिए, जो रेस्पिरेशन के दौरान हमारे हर एक सेल में होता है। आगे ये देखिए लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, क्या चीज़ में बदलना, कंपोस्ट में बदलना। तो याद रखेंगे इसको, ये सब परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नया
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या देख रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम ही है डिकम्पोजिशन, इसमें टूटता है। कम्बिनेशन में क्या हो रहा था, कंबाइन हो रहा था। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, टूटना होगा। तो क्या टूटेगा, तो क्या टूटेगा, तो केमिकल्स टूटेंगे। तो हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपको दिखलाया जा रहा है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि देखिए आप ये चीज़ याद रखिएगा, जो येलो कलर मार्क्ड है कि ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, मीन्स फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है वो किस कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का होता है। एग्जाम में पूछता है कलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो आप याद रखिएगा जो ये फेरस कलर का है वो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होता है। याद रखना है, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। अब यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट है, ये ले लिया कंपाउंड, इसको गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो क्या बन रहा है, पहला फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब एक ही चीज़ जो है वो टूट रहा है 3 अलग अलग प्रोडक्ट में। तो इसी को तो डिकम्पोजिशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोज होना कहते हैं, टूटना कहते हैं। तो याद रखिएगा डिकम्पोजिशन में जो है ना हम लोग 3 चीज़ देखेंगे। एक इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट, तीनों चीज़ के मदद से टूट सकता है सब्सटेंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन में आप यहाँ पर देख रहे हैं हीट सप्लाई किया जा रहा है। तो डिकम्पोजिशन के केस में, किसके केस में, डिकम्पोजिशन के केस में 3 चीज़ के जरिए मदद से टूट सकता है कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस। पहला क्या है, हीट के मदद से भी टूट सकता है। हीट के मदद से टूट सकता है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के मदद से टूट सकता है। तीसरा क्या है, लाइट के भी मदद से टूट सकता है। याद रखिएगा डिकम्पोजिशन में तीनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो हीट हो, या तो इलेक्ट्रिसिटी हो, या लाइट हो, तभी कोई सब्सटेंस जो है वो टूटेगा और टूट के नया सब्सटेंस बनेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये देखिए फेरस सल्फेट ले लिया है, इसको हीट प्रोवाइड किया गया है। हीट जब प्रोवाइड किया गया है तो Fe2O3 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। कह रहा है सिंगल रिएक्टेंट, जो सिंगल रिएक्टेंट है ये ब्रेक होता है और सिंपल प्रोडक्ट्स बनता है। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में है, और वहीं आपका ये Fe2O3 जो बन रहा है फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अब यहीं पर बात कर रहा है आपको कैल्शियम कार्बोनेट का, कि कैल्शियम कार्बोनेट को भी देखिए डिकम्पोज कर रहा है CaCO3 को, जिसको हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं। इसको हीट प्रोवाइड किया गया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। ये भी तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर देखिए हीट दे रहा है, तो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस डिकम्पोज होता है किसके मदद से, हीट के मदद से। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में हम लोग पढ़े ना 3 फैक्टर प्ले करता है, पहला हीट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा बोलो तीसरा लाइट। तो जब हीट के कारण हो रहा है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर याद रखना है। लेड नाइट्रेट है, ठीक है, लेड नाइट्रेट है। तो इसको जब ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। यहाँ देखिए लेड नाइट्रेट लिया, इसको हीट प्रोवाइड किया, ये टूट गया लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो जो ये फ्यूम निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का। कलर कंपोजिशन यहाँ पर याद रखना है, और ये रिएक्शन भी याद रखना है, पूछता है परीक्षा में, पूछता है बाबू, याद रखा करो। आगे हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कह रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वाटर टूटता है ना, वाटर मॉलिक्यूल। जब हम लोग पानी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, तो वाटर टूटता है कि नहीं टूटता है, ऑब्वियस है टूटता है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर में बदल जाता है। कब बदल जाता है, जब उसको सनलाइट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब 2AgCl को देखिए ये डिकम्पोज हो रहा है 2Ag में और Cl2 में, ये 2AgCl डिकम्पोज हो रहा है Ag में और Cl2 में। यही तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन इस बार फैक्टर क्या है, तो सनलाइट है फैक्टर। सनलाइट के मौजूदगी में ये टूट रहा है। अब जब सनलाइट के मौजूदगी में टूट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फोटो बोलेंगे ना, फोटोकेमिकल। अब आगे देखिए सिल्वर ब्रोमाइड के साथ बोल रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड में AgBr हो गया, ये भी डिकम्पोज हो रहा है किसके मौजूदगी में, सनलाइट के मौजूदगी में। तो क्या बनेगा, Ag + Br2। तो
कह रहा है ये जो एबव रिएक्शन है ये फोटोग्राफी, वाइट फोटोग्राफी में क्या आता है, यूज आता है। बात समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से याद रखना है। कह रहा है वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, है ना, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को टूटने में एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो एनर्जी 3 फॉर्म में से हो सकता है, कोई एक भी, या तो हीट हो, या तो लाइट हो, या तो इलेक्ट्रिसिटी हो, है ना, तभी रिएक्टेंट टूटेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो इतना याद ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव को लात मार के भगा देगा, है ना, ज़्यादा रिएक्टिव कम वाले को लात मार के भगा देगा। तो वही देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है हम लोग को, इसमें एग्जांपल याद रखना है। डेफिनेशन तो उतना बेसिक आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन याद रहना चाहिए, एक बार डेफिनेशन भी याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब आयरन नेल को हम लोग कहाँ बिकेम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, माने धुंधला हो जाता है, हट जाता है, फीका पड़ जाता है। क्यों? देखिए आयरन, ये आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन गया, FeSO4 बन गया और कॉपर बाहर आ गया। इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट से, मतलब आयरन डिस्प्लेस कर दे रहा है किसको, कॉपर को कॉपर सल्फेट से। तब ना देख रहे हैं CuSO4 था, अब CuSO4 में से Cu हट गया, क्या आ गया, Fe जुड़ गया और Cu स्वतंत्र हो गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए जिंक को जब CuSO4 के साथ रिएक्ट कराया तो Zn क्या करेगा, Cu का जगह ले लेगा, तो ले लिया, ZnSO4 बन गया और Cu इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ पर देखिए लेड है, लेड CuCl2 में Cu को डिस्प्लेस कर दिया तो PbCl2 बन गया और Cu स्वतंत्र हो गया। अभी तीनों केस को आप ध्यान से देखिए, रिएक्शन याद रखना है। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिंक लेड ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कम रिएक्टिव वाले को भगा देगा। तो जिंक लेड ज़्यादा रिएक्टिव था तो कॉपर को भगा दिया। इसी को तो हम लोग कम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट देखना है, चीज़ तो वही है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में आप क्या देखेंगे कि वैसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करता है ना, बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, दो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना, जिसके कारण क्या होगा, दो नया कंपाउंड बनेगा, दो नया कंपाउंड बनेगा। इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। आयन एक्सचेंज होगा आपस में, आयन क्या होगा, एक्सचेंज होगा, आयन एक्सचेंज हो जाएगा। दोनों रिएक्टेंट के बीच आयन क्या होगा, एक्सचेंज होगा। दोनों रिएक्टेंट के बीच आयरन क्या होगा, एक्सचेंज होगा। किस में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब आगे यहाँ पर देखिए कि कह रहा है द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड नॉन एज प्रेसिपिटेट। मतलब अब रिएक्शन में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे गैस रिवॉल्व होता है, गैस रिवॉल्व होगा तो गैस को आप कैसे दिखाते हैं, या तो G लिख दीजिए स्मॉल, या ऊपर का एरो दे दीजिए। कभी कभी क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, PPT प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट को आप कैसे दिखाते हैं, डाउन का एरो दे करके दिखाते हैं, है ना। कभी कभी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा जो पानी में घुल सकता है तो AQ से दिखाते हैं। कभी कभी क्या होगा, सॉलिड S लिखा हुआ रहेगा, मतलब ये घुल नहीं रहा है, मतलब ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट है जो घुलता नहीं है। तो कह रहा है कि दी इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नॉन एज प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, कुछ सॉलिड रेसिड्यू रह जाता है, थॉक रह जाता है, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। और वैसा रिएक्शन जिसमें ये प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ है। अब इस रिएक्शन में दिखाया आपको प्रेसिपिटेट कैसे बन रहा है। तो सोडियम सल्फेट ले लिया, इसको रिएक्ट कराया बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बन क्या गया, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। बात समझ रहे हैं, तो यही प्रेसिपिटेट है। क्लियर। अब आगे देखिए, व्हाट कॉजेज दिस वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट बेरियम, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। कह रहा है वैसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हो, किसके बीच, रिएक्टेंट्स के बीच, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब रिएक्टेंट के बीच एक आयन का एक्सचेंज होता है। अब जैसे बताए थे ना, अभी A+B है और प्रोडक्ट बन गया मान लीजिए X+Y, तो A और B के बीच में आयन्स का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत आपको ये दिया, डेफिनेशन दिया है, याद रख लेना है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे हम लोग आ गए। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। जो सरफेस होता है कॉपर पाउडर का वो कोट हो जाता है, ऊपर से लेयर आ जाता है ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड का,
ये ऐसा क्यों होता है, ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म करता है? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है और कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है और कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन देके आपको दिखाया है कि कॉपर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और कॉपर ऑक्साइड बन गया। कह रहा है इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल, कॉपर ऑक्साइड, जब हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, ब्लैक कोटिंग जो होता है इसके सरफेस पर, है ना, क्या करा है, हाइड्रोजन गैस इज पास्ट ओवर दिस हीटेड मटेरियल, है ना। अब इस हीटेड मटेरियल, ये गर्म पदार्थ के ऊपर से जब हाइड्रोजन को पास कराया जाता है, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। जो ब्लैक कोटिंग है वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, ब्लैक से ब्राउन हो जाएगा, जो परत है वो ब्लैक से ब्राउन हो जाएगा। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन होता है और कॉपर को वापस हम देंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो कॉपर ऑक्साइड आ गया, और फिर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो क्या आ गया, आपको कॉपर मिल गया। देख रहे हैं ना, एक तरफ कॉपर ऑक्साइड है, अब फिर कॉपर ऑक्साइड से आप कॉपर प्राप्त कर रहे हैं, तो रिवर्स तो हो ही रहा है ना। कॉपर से आप कॉपर ऑक्साइड में जा रहे हैं और कॉपर ऑक्साइड से वापस कॉपर आ रहे हैं, तो ये रिवर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। और यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, तो कलर चेंज आपको याद रखना है, कलर चेंज आपको याद रखना है। ब्लैक से ब्राउन हो गया है, ब्लैक से ब्राउन। अब कह रहा है यहाँ पर इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, वो ऑक्सीजन गेन करेगा। जब ऑक्सीजन गेन करेगा तो हम कहेंगे कि फलाना सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया है। अगर कोई सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन किसी रिएक्शन के समय, तो बोलेंगे कि वो रिड्यूस हो गया, सिंपल है। अब कह रहा है वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग ए रिएक्शन। वैसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, तो याद रखिएगा, डेफिनेशन पूछ सकता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ, कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा रिड्यूस हो गया। जब साथ साइमल्टेनियसली ये दोनों घटना हो रहा है तो इसी को रिडॉक्स कहेंगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है, तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल को। कॉपर ऑक्साइड इज टू, ये देख रहे हैं ना आप, तो ये याद रखिएगा। कॉपर ऑक्साइड है, देखिए कॉपर ऑक्साइड है तो ये CuO है, तो O हट के Cu बन गया केवल, तो ये रिड्यूस हुआ क्या कि ऑक्सीजन हटा है, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो H2O हुआ है, माने ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो एक सब्सटेंस आप देख रहे हैं कि कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, और ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यही तो रिडक्शन है, रिडॉक्स है। अब कुछ और उदाहरण दिया है, जिंक ZnO+C, तो जिंक को देखिए, जिंक रिड्यूस हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसी तरह से आप याद रखिएगा, यही रिडॉक्स रिएक्शन में साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी कैन से दैट इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो रहा है। वहीं सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गेन करता है, तो हम कहेंगे ये रिड्यूस्ड हो गया है। तो सिंपल है। यहाँ पर मैग्नीशियम लिवम का हम लोग केस पढ़ चुके हैं पहले से ऑलरेडी। कोरोजन की बात कर रहा है, कोरोजन क्या है, तो जंग लगना आप जानते ही हैं। जब कोई ब्राउनिश एक कोटिंग आ जाता है आयरन ऑब्जेक्ट पर, जब वो मॉइस्चर वगैरह एसिड वगैरह के कंटेक्ट में आता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, रस्ट कहते हैं, और लगने की प्रक्रिया को कोरोजन कहते हैं। तो सिंपल यही है, कोरोजन डैमेज करता है जो मेटालिक बिल्डिंग्स वगैरह है इन सबको, तो ये हम लोग जानते हैं। रेंसिडिटी कह रहा है, रेंसिडिटी क्या होता है कि जो फैट वगैरह है या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल है, जब कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, खट्टापन, बदबूदार स्मेल आ जा रहा है, उसी को रेंसिड कहा जाता है। व्हेन फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, इसके कारण वो रेंसिड हो जाते हैं और स्मेल एंड टेस्ट उनका क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट ऑयल। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि लेज वगैरह जो आप खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, इसमें टाइट एयर भरा रहता है, वो क्या रहता है, नाइट्रोजन का रहता है उसमें, है ना। क्यों डाला जाता है, ताकि ऑक्सीडाइजेशन को रोका जा सके, धीमा किया जा सके। तो यही हमारा चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन जो पूछे गए हैं उन सारे केमिकल रिएक्शन उसको करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।